जरा सोचिए एक ऐसे राजा के बारे में जो एक महान युद्ध तो जीत जाता है, लेकिन उसे घर लौटने के लिए उससे भी बड़ा एक युद्ध लड़ना पड़ता है। ये कहानी सिंहासन की नहीं, बल्कि घर की है। ये कहानी है ओडिशस की, जिनकी 20 साल लंबी घर वापसी की यात्रा खुद ट्रोजन वॉर से भी बड़ी एक महागाथा बन गई। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, 10 साल तक चले युद्ध के बाद एक हीरो को अपने घर लौटने में और 10 साल क्यों लग गए? आखिर ऐसा क्या हुआ? इन 10 सालों में ओडिसियस थे कहाँ और कौन सी अनदेखी ताकतें थी जो उन्हें रोके हुए थी? इस महागाथा को समझने के लिए हम ठीक वहीं से शुरू करेंगे जहां से होमर ने इसे शुरू किया था, यानी कहानी के ठीक बीच से। पहले देखेंगे कि 10 साल बाद इथाका में क्या चल रहा था, फिर जानेंगे कि इस पूरे खेल में देवताओं की क्या भूमिका थी, और फिर हम ओडिसियस की ही जुबानी सुनेंगे उनकी अविश्वसनीय यात्रा की कहानी। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे एक राजा ने भिखारी बनकर न्याय किया और अपनी रानी का दिल फिर से जीता। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो बात है ट्रोजन युद्ध खत्म होने के 10 साल बाद की। ज्यादातर ग्रीक योद्धा या तो घर लौट आए थे या मारे जा चुके थे, लेकिन इथाका के राजा ओडिशियस का कहीं कोई अता पता नहीं था, और उनके पीछे उनके अपने ही महल में अराजकता और लालच का अंधेरा फैलता जा रहा था। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए इन दो ग्रीक शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। एक है क्लियोस, यानी युद्ध में गौरव हासिल करना, वो रास्ता जो एक्किलीज जैसे योद्धा ने चुना था। और दूसरा है नॉस्टॉस, यानी घर वापसी का सफर। ओडिसियस ने यही रास्ता चुना था, एक ऐसा सफर जो गौरव की लड़ाई से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। अब इथाका में क्या हो रहा था? वहां एक तो नहीं बल्कि 108 अमीरजादों ने ओडिसियस के महल पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। वे दिन रात जश्न मनाते, राजा की दौलत उड़ाते और रानी पेनेलोपी पर शादी के लिए दबाव डालते ताकि इथाका का सिंहासन हथिया सकें। अब इन 108 लोगों के दबाव से बचने के लिए रानी पेनेलोपी ने एक कमाल की तरकीब निकाली। उन्होंने ऐलान किया कि वो अपने ससुर के लिए एक कफन बुन रही हैं और जब ये पूरा हो जाएगा तभी शादी करेंगी। लेकिन असल में वो दिन में कफन बुनती और रात को चुपके से उसे उधेड़ देती, और ऐसा उन्होंने पूरे 3 साल तक किया। और ये सब जब जमीन पर हो रहा था तो ऊपर ओलिम्पस पर्वत पर, यानी देवताओं के घर में, एक देवी से ये अन्याय और देखा नहीं जा रहा था। ये थी बुद्धि की देवी एथीना, जो हमेशा से ओडिसियस की रक्षक रही थीं और अब उन्हें बचाने के लिए तैयार थीं। एथीना ने सीधे देवताओं के राजा ज्यूस से मदद की गुहार लगाई। तब ज्यूस ने बताया कि ओडिसियस की मुसीबतों की असली वजह तो समुद्र के देवता पोसाइडन का गुस्सा है। फिर भी अपनी बेटी एथीना की बात मानकर ज्यूस ने अपने दूत हर्मीस को ओडिसियस को आजाद कराने का आदेश दिया, और एथीना खुद एक भेष बदलकर इथाका पहुंची ताकि ओडिसियस के जवान बेटे टेलेमिकस के दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जला सकें। तो सवाल ये है कि ओडिसियस आखिर कैद कहाँ थे? वो ओजिजिया नाम के एक द्वीप पर अप्सरा कैलिप्सो के बंदी थे। कैलिप्सो को उनसे प्यार हो गया था और उसने 7 साल तक उन्हें अपने पास रखा। उसने तो ओडिसियस को अमरता का वरदान देने की भी पेशकश की, लेकिन ओडिसियस के लिए उस जन्नत से भी बढ़कर अपना घर था। और यहीं से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। कैलिप्सो की द्वीप से आज़ाद होने के बाद ओडिसियस एक तूफान में फंसकर फाइशिया राज्य पहुंचते हैं। वहां के राजा के सामने वो अपनी 10 साल की अविश्वसनीय यात्रा की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जो राक्षसों, जादू और दुर्भाग्य से भरी हुई थी। इस आपबीती का सबसे मशहूर और सबसे मजेदार किस्सा है साइक्लोप्स वाला। ओडिशियस और उनके साथी एक आंख वाले राक्षस पॉलीफेमस की गुफा में फंस गए। अपनी जान बचाने के लिए ओडिशियस ने अपनी ताकत नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया। जब राक्षस ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम कोई नहीं है। फिर उन्होंने राक्षस को अंधा कर दिया। जब बाकी राक्षस मदद के लिए आए और पूछा कि तुम्हें कौन मार रहा है, तो पॉलीफेमस चिल्लाया, कोई नहीं मुझे मार रहा है, और सब उसे पागल समझकर चले गए। उनकी यात्रा, अरे वो तो खतरों का एक अंतहीन सिलसिला थी। वे लोटस ईटर्स के द्वीप पर पहुंचे, जहां के नशीले फूल खाकर उनके साथी सब कुछ भूल बैठे। फिर उनका सामना जादूगरनी सरसी से हुआ, जिसने उनके आदमियों को सूअर बना दिया। उन्हें भविष्य जानने के लिए पाताल लोक में जाकर मरे हुए लोगों से बात करनी पड़ी।
उन्होंने साइरन्स के जानलेवा संगीत को मात दी और फिर उन्हें 6 सिरों वाले राक्षस सिला और सब कुछ निगल जाने वाले भंवर कैरिब्डिस के बीच से अपना जहाज निकालना पड़ा। और यहीं पर ओडिसियस ने एक बहुत बड़ी एक घातक गलती कर दी। जिस साइक्लोप्स को उन्होंने अंधा किया था वो कोई और नहीं बल्कि समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा था। अपनी जीत के घमंड में ओडिसियस ने जाते जाते अपना असली नाम चिल्लाकर बता दिया और अंधे साइक्लोप्स ने अपने पिता से श्राप मांगा कि ओडिसियस कभी घर न पहुंच पाए और अगर पहुंचे भी तो अकेला, टूटा हुआ और दुखी होकर। और बस यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। तो फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वापस आज में इथाका में आती है। ओडिसियस आखिरकार अपनी जमीन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन देवी अथीना उन्हें एक बूढ़े भिखारी का भेष दे देती हैं ताकि वो चुपके से महल के हालात का जायजा ले सकें। अपने ही महल के दरवाजे पर गंदगी के ढेर में ओडिसियस ने अपने बूढ़े कुत्ते आर्गोस को देखा। 20 साल कुत्ता अब बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, पर उसने अपने मालिक को पहचान लिया। उसने अपने कान उठाए, आखिरी बार अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश की और जैसे ही ओडिसियस ने अंदर कदम रखा, आर्गोस ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए, मानो उसने 20 साल सिर्फ इसी एक पल का इंतजार किया हो। महल के अंदर उन रईसों का सरदार एंटिनोस उस बूढ़े भिखारी का मजाक उड़ाता है और उस पर एक स्टूल फेंक कर मारता है। ओडिसियस ये अपमान खून का घूंट पीकर सह जाते हैं, लेकिन मन ही मन एक कसम खाते हैं कि एंटिनोस अपनी शादी का दिन देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। अब रानी पेनेलोपी, जिनके सब्र का बांध टूट चुका था, अपना आखिरी दाव चलती हैं। वो ऐलान करती हैं कि वो एक प्रतियोगिता रखेंगी और जो भी इसमें जीतेगा वो उसी से शादी कर लेंगी। लेकिन ये चुनौती आसान नहीं थी। शर्त ये थी कि जो भी ओडिसियस के महान धनुष पर डोरी चढ़ाएगा और फिर एक ही तीर से लाइन में रखी 12 कुल्हाड़ियों के छेदों को पार कर देगा, वही जीतेगा। ये एक ऐसा काम था जो लगभग नामुमकिन था, सिवाय एक आदमी के। एक एक करके सभी 108 रईसों ने अपनी ताकत आजमाई, पर कोई भी उस धनुष को झुका तक नहीं सका। तब उस शोर और मजाक के बीच वो बूढ़ा भिखारी आगे बढ़ा और उसने धनुष मांगा। सब उस पर हंसे, लेकिन उसने बड़ी आसानी से, जैसे कोई संगीतकार अपने साज पर तार चढ़ाता है, धनुष पर डोरी चढ़ा दी और ठीक उसी पल आसमान में ज़्यूस की बिजली कड़की। ये एक इशारा था कि अब न्याय का समय आ गया है। ओडिसियस ने तीर चलाया जो बिजली की रफ्तार से सभी 12 कुल्हाड़ियों को पार कर गया और फिर उन्होंने अपने छितरे उतार फेंके और राजा के रूप में खड़े हो गए। उनका बेटा टेलीमेकस तलवार लिए उनके बगल में आ खड़ा हुआ। महल के दरवाजे बंद कर दिए गए, भागने का कोई रास्ता नहीं था। ओडिसियस का पहला तीर सीधा एंटिनोस के गले में जा लगा और इसके बाद पिता और पुत्र ने अपने वफादार नौकरों के साथ मिलकर उन सभी 108 लोगों का अंत कर दिया। खून खराबा खत्म हो चुका था, महल अब शांत था, लेकिन रानी पेनेलोपी अब भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। 20 साल एक लंबा वक्त होता है और ये आदमी कोई धोखेबाज भी तो हो सकता था। इसलिए उन्होंने उसकी पहचान पक्की करने के लिए एक आखिरी और बहुत ही निजी परीक्षा लेने का फैसला किया। पेनेलोपी ने बड़ी शांत भाव से अपनी दासी को आदेश दिया कि वो उनके सोने के कमरे से उनका शादी का पलंग बाहर ले आए। ये सुनते ही ओडिसियस का सब्र जवाब दे गया। वो गुस्से से बोले, ये पलंग कैसे हिल सकता है? क्या तुम भूल गईं? मैंने इसे खुद एक जिंदा जैतून के पेड़ के तने से बनाया था, जिसकी जड़ें आज भी जमीन में हैं। इसे कोई नहीं हिला सकता। ये वो राज था, एक ऐसा राज जो सिर्फ पति और पत्नी के बीच था। ये सुनते ही पेनेलोपी के सारे शक दूर हो गए। वो दौड़कर ओडिसियस के गले लग गई और 20 साल का इंतजार, 20 साल का दर्द और 20 साल का अकेलापन सब आंसुओं में बह गया। ओडिसियस की यात्रा हम सबके सामने एक गहरा सवाल खड़ा करती है। उन्होंने अमरता और जन्नत को ठुकराकर एक मुश्किल और दर्दनाक रास्ता चुना, घर का रास्ता। तो आखिर घर क्या है? क्या ये सिर्फ एक जगह है या फिर ये एक एहसास है जिसके लिए कोई